नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे देश में हिंदी पहले स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है और पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों आज भी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता महसूस होती है और आखिर इसकी क्या उपयोगिता है? आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं सेंट जेवियर कॉलेज के रीडर, हिंदी रीडर कमल बोस जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वहीं विमेंस कॉलेज की हिंदी व्याख्याता उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कमल बोस जी से है। सर, हिंदी दिवस है क्या और क्यों आज भी इसे मनाने की आवश्यकता महसूस होती है? देखिए कीर्ति जी, आज़ादी के बाद जी। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान निर्माण की समिति बनी जी। 290 लोग थे उसमें और उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा विषयक चर्चा आरंभ हुई जो दो दिनों तक चली और ये चर्चा 14 सितंबर 1949 को समाप्त हुई और उसी दिन लगभग 60% अहिंदी भाषियों के मतदान से हिंदी को संविधान में बतौर राजभाषा स्वीकृति मिली। जी। यानी ये तारीख वो तारीख है जब हम हिंदी को गर्व के साथ महसूस करते हैं। वो बहुभाषी देश भारत में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का जो मौका, ये नायाब जो ये एक तरह से तोहफा मिला है हिंदी वालों को, ये पूरे देश को हिंदी के रूप में, ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हम सभी आज के दिन अपनी भाषा पर इतराते हैं, गर्वगंधित होते हैं और हम इस गौरव दिवस के रूप में हिंदी दिवस को मनाते हैं। जी। और देखिए, ये राजभाषा के रूप में जो जगह मिली, कुछ लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं बनी, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत अंतर नहीं है। जी। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी उन दिनों भाषा के लक्षण संबंधी उनके अनेक भाषण उन दिनों महात्मा गांधी कर रहे थे और उस समय की मशहूर पत्रिका हरिजन और यंग पत्रिका में बापू के भाषण के अंश छपते थे। बापू ने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रभाषा वही होगी जिस भाषा को सर्वाधिक लोग बोलते, लिखते, पढ़ते, समझते, जानते। जी। और भी कई लक्षण बताए और उन तमाम लक्षणों में हिंदी, आपने भी कहा, हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली, सर्वाधिक समझी जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली भाषा है। इस रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा है। अनेक भाषाएं देश में हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उन अनेक राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी वो भाषा है जो सर्वाधिक इन गुणों से संपन्न भाषा, इसलिए हम इसको हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा है हिंदी। जी। राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को जगह मिली और ये कामकाज भाषा के रूप में हिंदी रही। लेकिन जो ही हमने राजभाषा हिंदी को एक अलग स्वरूप देना शुरू किया, उसे क्लिष्ट, उसे उलझन भरी हिंदी, उसे अनुवाद की भाषा की हिंदी के रूप में रखा, तो थोड़ी उलझन, थोड़ी जकड़न उसमें होने लगी, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर तकनीकी शब्दावलियों के प्रयोग का है। और हम तकनीकी शब्दावलियों के प्रयोग करते हुए जो हमारी भाषा होगी, जो हमारे वाक्य बनेंगे, वो बिल्कुल सहज, सरल, सुबोध वाक्य बनेंगे। यानी ऐसी भाषा हो जो हमारी कलम पर अनायास आ जाए, ऐसी हिंदी हो जो हमारी जुबान पर अनायास आ जाए, बिल्कुल अनायास हम लिख सकें, बोल सकें, हम ऐसी हिंदी की बात कर रहे हैं। जी। उर्वशी जी, क्या आपको नहीं लगता कि स्कूलों में और कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन के कारण आज हिंदी भाषा पिछड़ रही है या फिर उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है? हाँ, ये एक बात तो आप सही बोल रही हैं कि आजकल स्कूलों में, खास करके छोटे बच्चों के बीच में अंग्रेजी का चलन ज़्यादा बढ़ा है और माता पिता खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर उनके बच्चे अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते हैं। तो ये भाषा जो है वो सीखने की चीज़ है। भाषा आप बच्चों को देते हैं जिस तरह से हम घर के संस्कार बच्चों को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं माता पिता की जिम्मेदारी है कि अगर वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं तो साथ ही साथ वो अपनी मातृभाषा का ज्ञान भी बच्चों को दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी अलग कर रहे हैं।
क्योंकि एक भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से भी जुड़ी होती है और हमारी सभ्यता भी बहुत कुछ उसमें जागृत होती है। तो बच्चों को इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बच्चों की परवरिश ऐसे की जा रही है कि उन्हें अंग्रेजी से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है और अपनी मातृभाषा हिंदी से दूर किया जा रहा है। जी एक बात मैं और जोड़ दूं कीर्ति जी, जी हिंदी प्रेम का अर्थ कतई अंग्रेजी विरोध नहीं है, जी नहीं है। जी हम अनेक भाषाएं जाने सीखें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा की कीमत पर नहीं। हमारे राष्ट्र की अपनी भाषा है और कोई राष्ट्र बिना अपनी भाषा के वो राष्ट्र हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब ये जो भ्रम भ्रांति है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत तेज होते हैं या उनको वो अच्छे समझे जाते हैं, आदृत समाज में होते हैं, मैं बताऊं, एक पड़ताल की जाए, सोची जाए कि अंग्रेजी पढ़ने वाले अंग्रेजी के माध्यम से नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं, हिंदी के माध्यम से नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं। जी। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं सप्रमाण ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूँ कि हिंदी से मुझे बहुत नौकरियाँ मिली हैं, बहुत नौकरियाँ मिली हैं। यानी हिंदी जीवन की भाषा है, हिंदी जीवंत भाषा है, हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी बाजार की भाषा है, हिंदी तालमेल की भाषा है। यानी हिंदी का जो विराट स्वरूप है उस स्वरूप को समझना होगा और हिंदी के विराट भव्य स्वरूप को समझे बगैर हम जब हिंदी पर कोई टिप्पणी करते हैं, ये टिप्पणी एकांगी है, ये टिप्पणी अनुचित है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी में रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। इस पर सोचें, अंग्रेजी पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, अन्य भाषाएं सीखें, कोई हर्ज नहीं। ये अपनी भाषा की उपेक्षा से नहीं, अपनी भाषा की उपेक्षा नहीं, अपनी भाषा से हमें बहुत अपेक्षा है और अपेक्षा जो हमारी है अपनी भाषा से, हमारी भाषा हिंदी हमारी तमाम अपेक्षाओं को पूरा भी कर रही है। जब हम हिंदी की भव्यता की बात करते हैं तो आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। क्लिष्टता और शुद्धता दोनों में ही अंतर है और जब हम डिजिटलाइजेशन दौर में जीने लगते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हिंदी भाषा को भी थोड़ा बहुत बदलकर लिखा या बोला जा रहा है? नहीं, परिवर्तन समय की मांग है जी। समय की मांग है परिवर्तन, और विकास और परिवर्तन साथ साथ चलता है। हमारे पास विकास के अनेक मंजर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे भावनाओं को आहत करने वाले अनेक खंजर भी हैं। तो देखना पड़ेगा कि हमारे विकास और परिवर्तन के साथ हमारी जो मौलिकता है, जो हमारी जड़ है, वो जड़ बनी रहे, हम जड़ से जुड़े रहें और लोगों को जड़ से जोड़ कर भी रखें। अब देखिए, सरलीकरण का ये दौर है, सरलीकरण का दौर है। ये हर भाषा के साथ होता है। वर्तनी में, उसके उच्चारण में कई तरह की आधुनिकीकरण के नाम पर कुछ हो जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मशीनी हिंदी, ये मशीन पर लिखी जाने वाली हिंदी के कारण कई उसकी वर्तनी में, उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अब हम लिखते हैं गंगा, तो ग के ऊपर बिंदु लगाते हैं, अंगा नहीं लिखते हैं, पंचम, इस तरह से तो हजारों शब्द हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है जब पर्दा प ऊपर रेफ दा, अब परदा, ये टंकन की सुविधा के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदी में वर्तनी की, हिंदी में उच्चारण की एक मुकम्मल व्यवस्था है, एकदम वैज्ञानिक व्यवस्था है, क्योंकि हिंदी हम जैसा लिखते हैं ठीक वैसा बोलते हैं। एक बात बताऊं कि मेरी मातृभाषा बांग्ला है और खास बांग्ला भाषी हिंदी कहते हैं कि हिंदी पढ़ छो, तो मैं हाथ जोड़ कहता हूँ कि हिंदी मत कहिए, हीन नहीं है हिंदी। हिंदी न हिंदी और न हिंदी पढ़ने वाले हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। ये हिंद दी है, हिंद दी यानी पूरे हिंदुस्तान में तमाम भाषाओं के साथ, तमाम भाषाओं रूपी छोटे बहनों को हिंदी दीदी अपने साथ लेकर चलती है। यानी हिंदी का एक स्वरूप हिंदुस्तानी हिंदी है, जहाँ पर कि तमाम शब्द अपने भारतीय भाषाओं के सभी शब्द उसमें समाहित हैं और ऐसी हिंदी जो सहज है, जो सरल है, सुबोध है, ऐसी हिंदी की आवश्यकता है। जी उर्वशी जी, एक समय ऐसा आया था जब हम विदेशी सभ्यता को, उनकी भाषाओं को अपनाने लगे थे और आज हम देख रहे हैं कि विदेशों में हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ रहा है। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई हिंदी के शब्द हैं जो वहाँ उसकी डिक्शनरी में जोड़े गए हैं और साल दर साल वो जोड़े जाते हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, अच्छा, ठीक है, नारी शक्ति, ऐसे शब्द। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं और जब हम रोज़गार की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो हिंदी बोलने से कतराते हैं, हम नहीं अपना पा रहे हैं। ऐसा क्यों?
एक पत्रिका ने, अब नाम नहीं लूँगी मैं, जी। इंग्लिश पर एक विशेषांक निकाला था उन्होंने। वो पत्रिका काफ़ी लोकप्रिय हुई, बाद में उस पत्रिका का पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ एक अच्छे प्रकाशन से, और इंग्लिश को लेकर उस पर काफ़ी कुछ बातचीत थी कि हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर क्यों ना बोला जाए, एक नई भाषा का इजाद किया जाए जिसका नाम हो इंग्लिश। तो ये नई पीढ़ी जो आजमा रही थी, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, वो लोग भी इस इंग्लिश को उन्होंने बहुत उस वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन भाषा जो है वो जीवित तो रहती है प्रवाह से ही। जब हमारे युवा वर्ग इस बात से प्रसन्न है कि वो इंग्लिश का इस्तेमाल करके कम से कम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेखन में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाषा समाप्त ना हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो दौर नहीं आना चाहिए। इंग्लिश को कहीं ना कहीं लोग प्राथमिकता कुछ ज़्यादा देने लगे थे, जिसको लेकर के एक अभियान सा चला कि नहीं, इसको समाप्त करना चाहिए ताकि हमारी भाषा जो है वो जीवित रहे, उसका व्याकरण जीवित रहे, और क्लिष्टता के नाम पर हम अत्याचार ना करें भाषा के साथ कि वो भाषा ही समाप्त हो जाए, हमारी एक नई भाषा उत्पन्न हो जाए यहाँ। तो हम लोग शुरुआत से ही, हिंदी ने सबको स्वीकार किया है, वो बाहें फैलाई है, और उर्दू को भी उसने स्वीकारा, संस्कृत को स्वीकारा, जितनी हमारी हिंदी की बोलियां हैं, भोजपुरी की, मगही की, सबके शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं अपने आप में। लेकिन भाषा अपनी अस्मिता को बनाए रखे, उसका अपना गौरव समाप्त ना हो, ये तो रहना ही चाहिए। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा रोज़गार है आज के दिन में। ये उदाहरण है हमारे कॉलेज के माध्यम से भी कि सबसे अधिक आवेदन पत्र हमारे हिंदी भाषा को मिले हैं, और ये कॉलेज इस बात पर भी गर्व कर रहा है कि सबसे ज़्यादा नामांकन भी अब तक जो हुए हैं नामांकन, उसमें सबसे ज़्यादा नामांकन हिंदी में सीट सबसे अधिक फुल हो गए हैं। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा को लेकर के एक अफवाह सा फैला है कि हिंदी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे, ये गलत है, क्योंकि रोज़गार को लेकर के हिंदी सबसे समृद्ध भाषा मानी जा रही है। और जी देखिए, एक बात बताओ, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत बात करते हैं, इसका मतलब हुआ उस चीज़ में दम कम है। अब जो सब आपने कहा, रोसी जी ने कहा, सही कहा कि भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है कि हिंदी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि अंग्रेजी वाले हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं, हिंदी वाले नहीं करते, तो आपने कुछ कहा। आपको बताऊं, अभी लगातार ये एक परंपरा चली है कि भारत की अंग्रेजी पत्रिका, नाम लेना ठीक नहीं होगा, ने लिखा द प्रिंसिपल वॉज घेराउड बाय द स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल एक बहुत स्तरीय पत्रिका का हिंदी प्रयोग है, अंग्रेजी प्रयोग है, जहाँ हिंदी शब्द है। द प्रिंसिपल वॉज घेराउड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने देखा लेट मी हैव ए लुक, जो प्रयोग करता हम लोग, लिखा उसने लेट मी हैव ए देखो, जो देखो लिखा हुआ है DEKHO, लिखा हुआ है इन इटैलिक्स, लेट मी हैव ए देखो। अब देखिए, ये सिर्फ ये इन बातों का संकेत है कि अब प्रयोग के धरातल पर, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम जगहों पर प्रयोग के धरातल पर हिंदी शास्त्रीयता के घेरे से बाहर निकली है, या बाहर निकल रही है। और ये आपको पता है कि अंग्रेजी में 40% शब्द अंग्रेजी के नहीं हैं जी, दूसरी भाषाओं के हैं। अंग्रेजी ने उन शब्दों को आत्मसात कर लिया है। तो अगर हिंदी ने बंगला के शब्दों को, तमाम भारतीय भाषाओं या विदेशी भाषाओं के शब्दों को अगर आत्मसात कर लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी दिवस तक सिमट कर क्यों रह जाती है? क्योंकि जब हिंदी दिवस आने को होता है, या जिस दिन हिंदी दिवस होता है, उस दिन आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन के दौर पर सभी लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की बधाई ज़रूर दे देते हैं, लेकिन बोलने से कतराते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो हिंदी दिवस सिर्फ उस दिवस तक ही सीमित होकर रह गया है। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ये जो धारणा है ना, ये धारणा ठीक नहीं है। ये धारणा में सच्चाई बहुत कम है। हिंदी बोलने वालों की संख्या, आपने कहा, भारत में सबसे अधिक है, विश्व में तीसरे स्थान हो रही है। और अगर अंग्रेजी का स्थान दूसरा है, तो इसमें श्रेय जाता है भारत को। यहाँ के सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जानते हो चाहे ना जानते हो, बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हिंदी की महत्ता का आकलन हम इस बात पर नहीं कर सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी बढ़ी, या संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को जगह मिली कि नहीं, या हिंदी वालों को नोबेल पुरस्कार मिला कि नहीं। हिंदी के महत्व का आकलन इस बात पर है, हिंदी एक शुद्ध भाषा है, हिंदी अशुद्ध भाषा है, हिंदी मीठी भाषा है, हिंदी नमकीन भाषा है, हिंदी ग्रामीण भाषा है, हिंदी शहरी भाषा है। हिंदी वो भाषा है जिसमें वैज्ञानिक सोचते हैं, विचार करते हैं, चंद्रलोक को जाने वाले
हिंदी में सोचते हैं, भले अंग्रेजी में लिखते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोचते अपनी भाषा में सोचना आसान होता है, हमेशा हमेशा आसान होता है। हिंदी भाषा जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक दर्शन मांगते हैं, हिंदी भाषा जिसमें बड़े बड़े फिल्मकार अभिनेता संवाद बोलते हैं, यानी जितने तरह की भाषाएं हम बोल रहे हैं, हिंदी सब हिंदी है, सभी हिंदी है अपनी अपनी जगहों पर बोली जाने वाली हिंदी। इसीलिए हिंदी का जो नया रूप आया है, बहुत नया नहीं है लेकिन जो नया कहिए इसको, वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग हिंदी। ये हिंदी के विराट रूप का परिचायक है कि हम एक ही हिंदी हर जगह नहीं बोल रहे हैं, हम अलग अलग जगहों पर, जिसको हम कहते हैं कि प्रयोजन मूलकता के कारण विविध व्यवहारों की भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत है, आदृत है। इसीलिए मैं बताऊं कि अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ, जब मैं अपने कॉलेज में गया, हिंदी पढ़ने वाले 4-5 लोग थे, 4-5 लोग थे, और हम लोग मजाक के पाते थे कि हिंदी कितने लोग, क्या 6 हुआ 7 हुआ, मजाक करते थे लोग। अभी हमारे कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। लेकिन हिंदी का इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी की मार्केटिंग की, हिंदी का प्रसार किया, प्रचार किया। जमाना प्रचार प्रसार का है, जमाना प्रचार प्रसार का है। अब पिछले 30 वर्षों से हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग सबसे बड़ा विभाग है। वो कॉलेज अंग्रेजी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ हिंदी स्थापित हुई। क्यों स्थापित हुई? क्योंकि हिंदी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो दम खम है, हम सब ने उस दम खम का प्रचार प्रसार किया और बताया कि हिंदी में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हिंदी में रोजगार की हैं। इसीलिए ये कहना कि हिंदी का प्रयोग हिंदी दिवस में हो रहा है, बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि आदमी सरलता क्यों जाना चाहता है। अंग्रेजी में बने बनाए एक्सप्रेशन है, बने बनाए शब्द हैं, बने बनाए वाक्य हैं। उन बने बनाए वाक्यों को इसका इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत सहज है। हिंदी में आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, कहा जा रहा है हिंदी में, लेकिन बात फिर मैं कहता हूँ कि वाक्य जो बनाना आपका है वो आपकी अपनी हिंदी होगी, सहज सरल हिंदी आपकी होगी। अब मान लीजिए उसमें कोई व्याकरण नहीं, कुछ भूल हो भी रही है, तो जो लोग हिंदी जानते हैं ठीक से अपने साथियों की हिंदी ठीक कर देंगे। इस प्रकार हिंदी आगे बढ़ेगी, न कि शास्त्रीयता के बंधन से हिंदी को जकड़ दीजिए, तत्सम शब्दावलियों से, संस्कृत शब्दावलियों से हिंदी को जकड़ दीजिए, हिंदी को एकदम उबाऊ यांत्रिक बना दीजिए। इससे बेहतर है कि हिंदी को एकदम सहज पथ पर हिंदी चले और बिल्कुल अच्छे ढंग से चले। इसका इंतजाम करना पड़ेगा। जब हम हिंदी की उपयोगिता और उसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हमें उसके सुदृढ़ीकरण की भी बात करनी चाहिए। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। भले ही आप स्कूल में क्यों ना जाएं, कॉलेजों में क्यों ना जाएं, लेकिन ज़्यादातर रोका टोका जाता है। पेरेंट्स भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता ज़्यादा है? हमें प्रचार प्रसार अपने घरों से करना चाहिए। घरों से ही हो सकता है, प्रचार प्रसार तो घरों से ही होता है। और घर पे अगर माहौल वैसा हो, जैसे मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है तो वहाँ पर भी मिशन स्कूल है और अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो दोनों ही भाषा में अच्छे हैं, वो किसी एक भाषा में अच्छे हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे जब CBSE का रिज़ल्ट या ICSE का रिज़ल्ट, तो देखेंगे कि हिंदी में भी बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं और अंग्रेजी में भी 100 में 100 ला रहे हैं। तो ये बात अगर हम लोग कह दें कि बच्चे आज हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि बच्चे जो पढ़ने, जिनकी जागरूकता है, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और जो भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है स्कूलों में भी आयोजित होती है, तो बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी दोनों ही भाषाएँ वहाँ पर अच्छी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर घर का माहौल ऐसा होगा कि वो किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व देंगे और दूसरी भाषा को कम महत्व देंगे, हीन दिखलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बच्चे फिर उस भाषा को त्याग देंगे। जिससे माता पिता ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और जिसको नहीं प्रोत्साहन दे रहे हैं उस भाषा का धीरे धीरे लोप होगा। तो घर से ही लोगों को इस भाषा को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम करना होगा। और एक बात बताऊँ, जिस घर में हिंदी वालों को हिंदी के कारण नौकरी मिली है, बहुत लोगों को मिली है, मिल रही है, मिलेगी, उस घर का माहौल बदल रहा है। मेरे ही घर में ऐसा है। मेरी बेटी अंग्रेजी में है लेकिन वो संजीवियर में इंग्लिश की प्रोफेसर है, लेकिन हिंदी उसकी बहुत अच्छी है जी। वो निर्भर करता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा सीखनी पड़ती है, कोई भाषा स्वतः स्फूर्त नहीं है। तो हम भाषा सीखेंगे
और जब बच्चे जानते हैं कि भाई हिंदी पढ़ेंगे तो हमको ये यहाँ पर हमको नौकरी मिलेगी। कितने हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो हिंदी, चूँकि मैं बहुत जगह जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ बहुत तरह तरीके, तो देखते हैं कि सर मुझे भी एंकर बनना है, मुझे हिंदी पढ़ के एंकर बनना है। अब उनको पता है कि अगर वो कुछ और नहीं करता तो एंकरिंग तो अच्छा काम है, ये हिंदी बहुत मौका देगी एंकरिंग करने के लिए, और बच्चों को बहुत लाभ भी हो रहा है। यानी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हिंदी में, हमारी हिंदी में कितनी संभावनाएं हैं जी। और अगर मैं किताब पढ़ के बोलूँगा तो असंभव। जब मैं दिखाता हूँ, मेरे पास अतीत की जब एल्बम पलटता हूँ तो इतनी मेरे पास नियुक्ति पत्र हैं इतने सारे, मैं दिखाता, देखो हिंदी से ये नौकरी है, ये नौकरी है, ये नौकरी, ये नौकरी, ये नौकरी, तो एक विश्वसनीयता बनती है, बढ़ती है। मसला विश्वसनीयता का है। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदी पढ़ के क्या होगा, है ना, वो नहीं, ये नहीं जानते हैं हिंदी में क्या दम है। उनको दम है हिंदी में, दमदार हिंदी की बात उन्हें करनी होगी, विश्वसनीयता की बात यहाँ पर करनी होगी। आपने किताब की बात की, तो किताबी हिंदी और नैतिकता के आधार पर बोली जाने वाली हिंदी, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, किताब की हिंदी किताब की हिंदी है जी, उसकी अपनी एक सीमा है। हम जब किताब से बाहर निकलते हैं, हम जब शास्त्र से बाहर निकलते हैं और जनता के सामने आते हैं, तो हमारी हिंदी ऐसी होगी जो जनता लोग तुरंत समझ जाए। अब हमको बताइए कि अंग्रेजी हम जब बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हम ऑर्नामेंटल अंग्रेजी कम बोलते हैं, हम अलंकारी हिंदी भी कम बोलते हैं। हम जब देखते हैं कि किस माहौल में क्या बोलना है, ये हमारी क्षमता है, ये हमारी ताकत है। ये ताकत हिंदी से मिली है। मुझे मालूम है कि किस क्लास में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, दोनों जानना जरूरी है। क्या बोलना जरूरी है जानना, और क्या नहीं बोलना ये भी जानना जरूरी है। तो मैं देखता हूँ कि स्थान, काल और पात्र जैसा है उसके मुताबिक अपनी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, एक तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक बात और बताऊं कि इस ऐसी हिंदी को सरलीकृत हिंदी हो, जरूरी है कि हम स्वागत करें हिंदी में आए हुए अन्य भाषाओं के शब्दों का, क्योंकि ये अच्छी बात है। हिंदी का इससे फलक विराट हो रहा है। शुरू में हिंदी ने काफी संघर्ष किया और हिंदी के अनवरत संघर्ष का ही ये परिणाम है कि आज हिंदी लोकल से ग्लोबल तक का सफर तय कर रही है। अब अगर हम ये बात कहते हैं, ये बात यूं ही नहीं कहते हैं, हम जब कहते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च स्तरीय पढ़ाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी पढ़ाई जाए ऐसा विश्व महसूस कर रहा है। भारत बहुत बड़ा बाजार है। अब भारत में आने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत में बाजार फैलाने के लिए जरूरी है विदेशियों को कि भारत आए, और भारत आकर के बगैर हिंदी आप भारत को नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उर्वशी जी, हिंदी क्लिष्ट भाषा भी है और हिंदी सरल भाषा भी है, आम बोलचाल की भाषा भी है, लेकिन इन दोनों के बीच पिसती है हिंदी की शुद्धता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यह सब कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा? हम आम बोलचाल की भाषा में इसे भूल जाते हैं। तो यह कितना उचित है और हिंदी के लिए कितना उचित है? या क्योंकि हम हिंदी की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को अलग रखकर सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में ही बात करें? नहीं कृति जी, ये व्याकरण को छोड़कर भाषा जीवित नहीं रहेगी जी। व्याकरण का होना तो भाषा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भाषा हमारी तभी संस्कार में रहती है, तभी वो जीवित रहती है जब वो हमारी एक प्रवाह रहती है। लेकिन व्याकरण के साथ होना है उसको, व्याकरण के अलग से उसको नहीं रख सकते हम। जैसे शुरुआत में ही भाषा को लेकर के बहुत बातें हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कसूर। तो उन्होंने कहना यही चाहा था कि हम जब तक उन्नति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, जब तक हम अपनी भाषा को उन्नत नहीं कर लेते। तो भाषा की उन्नति व्याकरण को छोड़कर तो हो नहीं सकती, व्याकरण के साथ ही उसकी उन्नति होगी। और भाषा की तरफ लौटना, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं कि जैसे चिट्टियाँ लौटती हैं अपने बिल की तरफ, वैसे ही मैं जब भी त्रस्त होता हूँ, दुनिया से मैं परास्त होता हूँ, तो अपनी भाषा की तरफ लौटता हूँ। तो मातृभाषा का गौरव तो है ही, और उसके व्याकरण के बगैर हम उसको जीवित रख सकेंगे ये बहुत उपहास की बात हो जाएगी कि हम उसका लिंग और वचन सब भूल जाएं और व्याकरण के बगैर हम भाषा को ऐसा लंगड़ा लूल्हा बना दें कि फिर उसके जीवित रहने की संभावना ही खत्म हो जाए वहाँ। और ये भी बड़ी विचित्र बात है कि हम ये बात हिंदी के लिए कर रहे हैं, क्या ये बात अंग्रेजी के लिए कर सकते हैं? कि राम गो करते हैं, क्या राम गो, आई कम्स,
आई डूज, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो व्याकरण है, जब सही कहा आपने, ये व्याकरण का जो न्यूनतम प्रयोग वाक्य गठन में है उतना तो होना ही है, बिल्कुल। उतना तो होना ही चाहिए। तो अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में है और होना चाहिए तो इसमें कहाँ दिक्कत है। जैसे राम गोज हमें जरंघुट्टी में तो मिला नहीं है, हमने सीखा है, हमें हिंदी सीखनी है जी। हिंदी हमें सीखनी है। और एक बताऊं, ये बात बांग्ला में नहीं है, ये बात अंग्रेजी में भी नहीं है कि भाई हिंदी में हम जो उच्चारण हमारा है वो एकदम वैज्ञानिक है। अब देखिए उदाहरण के लिए उपलक्ष्य बिल्कुल। और उपलक्ष्य दो शब्द हैं, उपलक्ष्य और उपलक्ष्य, दोनों का अलग अलग मतलब है। अब कोई उपलक्ष्य को उपलक्ष्य बोलता है तो गलत बोल रहा है, दोनों का अलग मतलब है। उपलक्ष्य मतलब हुआ लाख के निकट, उप निकट, लक्ष्य लाख, लाख के निकट। उपलक्ष्य का मतलब हुआ उद्देश्य के निकट, दोनों अंतर है। बिल्कुल। तो अगर हम बोलने में हड़बड़ी करते हैं या गलत बोलते हैं तो इसका हिंदी में उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हिंदी बोलने वाले कम से कम इतना तो जरूर ध्यान रखें। बोली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बोली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाषा प्रयोग हम जब करते हैं वो सहज हो। हिंदी से व्याकरण को आप अलग नहीं कर सकते। हैं। बिल्कुल। हिंदी से नहीं, किसी भाषा से व्याकरण को अलग नहीं कर सकते। बोलचाल की भाषा की बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कमल जी, 10 जनवरी को भी हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ज़्यादातर लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि आखिर हिंदी दिवस 2 दिन क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है? एक और जोड़ लीजिए, 21 फरवरी को जी विश्व मातृभाषा दिवस मनाया था। बिल्कुल। विश्व मातृभाषा दिवस, जैसे कि बांग्लादेश का जो गठन हुआ बांग्ला भाषा का, लेकिन वो बांग्ला भाषा, लेकिन वो पूरे विश्व मातृभाषा के रूप में वो परिणत हो गई। किसी भी दिवस के मनाने के पीछे जो दर्शन है वो इतना ही है कि हमने जिस संघर्ष से जो मुकाम हमने हासिल किया है, उस संघर्ष को, उस मुकाम को, उस फल को याद करने का दिवस है, याद करने का दिवस है। अगर हिंदी दिवस भारत में 14 को है और विश्व में 10 को है जी, तो बस ये जान लीजिए कि 2 दिवस हैं। हिंदी का बढ़ता हुआ कदम, हिंदी के बढ़ते हुए चरण हैं, इसलिए पूरे विश्व मना रहा है एक दिन, हम मना रहे हैं किसी और दिन। जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी और विशेष जानकारी हमें दी। तो हिंदी बोलना अपने आप में एक गौरव की बात है। हिंदी बोलने से कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए। आप हिंदी को खुला पंख दीजिए, हिंदी तो उड़ान भरने के लिए है ही, और हिंदी जितनी ज़्यादा आगे जाएगी, हमारा देश, हमारा समाज और हमारी पीढ़ी उतनी ही आगे बढ़ेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।